वेलकम केमिस्ट्री क्लासेज बाय नवनीत सर में। तो आज हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो मोल कंसेप्ट बेटे +1 और +2 का दोनों का बेस होता है। तो आपने देखना है कि इसको कैसे हम लोग अटैम्प्ट करें। तो मैं बुक के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग मेथड से चलूँगा। तो आपने जो यहाँ बच्चे हमारे पास बैठे हैं, एक बार आपने साथ में ज़रूर करना है, चाहे आपको आता भी हो, लेकिन एक बार करके देखेंगे। फेयर में मत करना, रफ कॉपी में कर लीजिएगा, या फिर अगर लास्ट पेज है कॉपी का तो वहाँ पे कर लो, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे मोल कंसेप्ट की बात करूँ, ये मैंने लिखा बेटे मोल कंसेप्ट। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये मोल कंसेप्ट होता क्या। जैसे आपने डजन सुना होगा, डजन का मतलब 12 होता है। चाहे वो डजन कोई भी चीज़ हो, चाहे वो डजन मेरे पास बुक्स है, चाहे वो डजन हमारे पास बनानाज है, चाहे वो डजन हमारे पास कुछ भी चीज़ हो, ठीक है। डजन का मतलब 12 होता है। ऐसे ही जो मोल होता है बेटी, मोल जो होगा वो भी क्या होगा, हमेशा एक नंबर होता है। तो मैं बोर्ड की तरफ लेके जा रहा हूँ कैमरा को, मैं आपकी स्क्रीन से हट दूँगा, इधर देखिए अब ध्यान से। तो मोल जो होता है वो ऑलवेज एक नंबर होता है, क्लियर सबको। जैसे डजन में 12 होते हैं, वैसे ही जो मोल होता है, मोल के अंदर नंबर जो होता है 6.022 × 10⁻23। तो जो 1 मोल होगा इस नंबर के इक्वल होगा। बट लेकिन मोल कंसेप्ट जो है वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। मोल कंसेप्ट आप लोग एटम्स के लिए भी लगा सकते हो, मोल कंसेप्ट आप लोग मॉलिक्यूल्स के भी लगा सकते हो, मोल कंसेप्ट आप लोग आयंस के लिए भी लगा सकते हो। तो मैं इसमें 2 केस बना देता हूँ आपके लिए। तो हमारा जो केस नंबर 1 है वो है मोल कंसेप्ट फॉर एटम्स। तो मैं आपको एटम्स के लिए मोल कंसेप्ट करवा रहा हूँ, क्लियर सबको। अब मोल कंसेप्ट करने से पहले एक बार बेटे हम लोग एटॉमिक मास भी रिवाइज कर लेते हैं, हमें जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं उसकी। तो बच्चे जो यहाँ पे बैठे हो, आप आराम आराम से मुझे बता सकते हो, मैं लिखता जाऊँ। हाइड्रोजन का 1, हीलियम 4। बेटा जो हमारे पास पहले 20 एलिमेंट्स हैं उसका तो हमेशा आपको याद होना ही चाहिए। इसके अलावा ऐड ऑन करते जाएंगे हम लोग जैसे जैसे। कोशिश करिएगा कि आज जब आप यहाँ से जाएं तो आपको याद हो मास नंबर। तो हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 4 है, लिथियम 7, बेरिलियम 9। अच्छा, इसका ना ये कोई रिलेशन नहीं होता कि जैसे कई बार बच्चे मिसकंसेप्ट कर लेते हैं कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो मास नंबर 4 है, उसको डबल कर दो। अगले में तो नहीं डबल हो रहा, फिर वो रूल बना लेते हैं डबल +1 कि लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर, मास नंबर होगा 3 2 जा 6 +1 7। अगले में भी चल जाता है वो 4 2 जा 8 +1 9, ठीक है। पर लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। अब यहाँ तक उनको अच्छा लगेगा। बोरोन का कितना होता है 11, तो यहाँ तक तो रूल फॉलो हो रहा है, × 2 करके +1 कर दो। तो लेकिन कार्बन में फिर फेल हो जाएगा। कार्बन का कितना था 12 और 14, 2 आइसोटोप होते हैं बेटे कार्बन के। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में उस बंदे ने कुछ नहीं दे रखा तो आपने 12 लेना है। पर लेकिन अगर वो खुद कहता है, जैसे कि कोई न्यूमेरिकल है, फॉर एग्जांपल इन अ केस वी हैव CO2 एंड दैट CO2 कंटेन्स कार्बन 14, फिर आपको 14 लेना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ तो मैंने कुछ नहीं कहा, तो जब कुछ नहीं कहूँगा तो फिर 12 लेना है आपने, ठीक है। पर लेकिन अगर खुद क्वेश्चन में कह देता है तो फिर 14 लेना है आपने। कार्बन के बाद बेटा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का 14 और 15 दोनों होते हैं। इसमें भी यही रहेगा कि आपने क्या करना है, हमारे पास जो 14 लेना है वो हमेशा लेके चलना है। बट लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर वो खुद कह देता है कि वी हैव एन आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर मास 15, तो 15 लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन का बता बेटे 16, क्लोरीन 19, नियोन 20, ये सबको। इसके बाद सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। तो अब तक जितनी हमारी पहली यूनिट हुई है सब बेसिक कंसेप्ट, तो उसके अंदर कॉपर यूज हुआ है बार बार, इसलिए मैं एड ऑन में ऊपर लिख देता हूँ। कॉपर का कितना था, ये आपको याद होना चाहिए बच्चे, एक अच्छे बच्चे। कॉपर का होता है 63.5। इसके बाद एक हमारा आया सिल्वर, सिल्वर का होता है 108,
वैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 107.8, लेकिन आपको जब भी मिलेगा तो 108 के हिसाब से ही हमें करना होता है। ठीक है जी। इसके अलावा एक आयरन आया हमारे पास, आपने देखा होगा आयरन का कितना था 56। तो मैं और नहीं लिख रहा, और जैसे जैसे आते जाएंगे हम लोग इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे, पर ये नहीं है कि हमें सबके याद करना है, सबकी जरूरत नहीं पड़ती। एक दो और ऐड होगा, जैसे जिंक ऐड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से लेड ऐड हो जाएगा, पर लेकिन बहुत सारे ऐड नहीं होंगे। फिर सबको वापस अपने काम की तरफ आते हैं, तो ये आपके लिए यहीं पे रहेगा। और मैं अगर दोबारा बात करूँ तो मैं आपको करवा रहा हूँ मोल कंसेप्ट ऑफ एटम्स। तो मोल कंसेप्ट ऑफ एटम की अगर मैं बात करूँ, एक मोल का मतलब होता है बेटा 6.022 इंटू 10⁻23। इसको एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ये फिजिक्स वाले प्रूव करेंगे आपको मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। अगर वो नहीं करते तो फिर मैं करूँगा सेकंड यूनिट में एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, बट फिलहाल के लिए हमें नंबर याद रख लें। तो इसके लिए हम लोग आगे लगा देते हैं एटम्स। तो मैं अगर आगे से आपसे पूछूं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अच्छा, इसको ना शॉर्ट में एवोगैड्रो लिखा जाता है Na। तो अगर कभी Na लिख रखा है तो इसका मतलब यही होता है। ठीक है जी, या फिर N नोड। तो ये तीनों चीजें एक ही टाइम पे यूज होती है। ठीक है जी। तो अब मैं आपका, क्योंकि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये दो ही मिले हैं, तो ये मैं दो लिख लेता हूँ, लेकिन अगर किसी ने लिखना हो तो N नोड अपने लिए लिख के रख सकते हो। ठीक है। अब बटे अगर मेरे से कोई पूछे कि जैसे डजन में 12 होते हैं, एक मोल में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू या इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। डन। अगली चीज, नेक्स्ट देखिए बेटे। अब जब मैंने आपको रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ाया था, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि ये जो मास दे रखा है ये एक्चुअल एटॉमिक मास नहीं होता, ये रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। रिलेटिव मीन दूसरे के कंपैरिजन में निकालना। तो यहाँ पे हमने किसके कंपैरिजन में निकाल रखे हैं? जैसे जब शुरुआत हुई थी, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में निकाले जाते थे, क्योंकि हाइड्रोजन केमिस्ट्री का लाइटेस्ट एलिमेंट नोन था। तो जो लाइटेस्ट एलिमेंट नोन था, इस वजह से हम लोग हाइड्रोजन के कंपैरिजन में निकालते थे बाय टेकिंग हाइड्रोजन एज 1। हम लोग हाइड्रोजन को 1 के इक्वल कंसीडर कर लेते थे, पर लेकिन उससे दिक्कत क्या हुई कि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स थे उनका एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आने लगा। जैसे कि आपका जो ऑक्सीजन है उसका 16 नहीं आएगा, 15.99 समथिंग आ रहा था। फिर तो पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो जाती। फिर इन्होंने अपनी रेफरेंस को चेंज किया, और ये लोग चेंज करके किसकी तरफ गए? बताओ मुझे, ऑक्सीजन की तरफ। बट ऑक्सीजन में यही प्रॉब्लम आई फिर। तो आजकल किसके कंपैरिजन में निकाला जाता है? 12 कार्बन के कंपैरिजन में। और कार्बन का कितना कंसीडर करते हैं? 12। अब ये जो 12 कंसीडर किया ये एक्चुअल नहीं है। इसके 12 कंसीडर करने के पीछे रीजन क्या था कि जो इससे पहले वाले हैं उनका जो एटॉमिक मास है वो भी एक कंप्लीट नंबर आए। क्योंकि लेट करो, अगर मैं कार्बन को 1 कंसीडर कर लेता तो ये तो सारे कार्बन से छोटे हैं, तो इनका जो मास आता वो 1 से क्या आ जाता? कम आ जाता, तो वो फ्रैक्शन में लेना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए हमने कार्बन को कितना कंसीडर किया है? 12 कंसीडर किया है यहाँ पे। ठीक है जी। तो इसके 12 कंसीडर करने से हमें क्या फायदा हुआ कि जो इससे पहले वाले थे वो फ्रैक्शनल नहीं आए, वो होल नंबर आ गए सारे के सारे। अब मेरी बात सुनना बेटे ध्यान से। आजकल किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं हम लोग? कार्बन 12। क्लियर? तो अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो ना, फिर तो आपकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी चलेगी, नहीं दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री एक हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट है, मनगढ़ंत। ठीक है, इसमें सब कुछ मानना पड़ता है, सपोज करना पड़ता है। तो उन लोगों ने क्या किया? कार्बन को लेट कर लिया कितना? 12। तो ये ध्यान रखना, तो ये इसका एक्चुअल मास नहीं है। अच्छा, अगली चीज, अगर मान लीजिए, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, पहले यही समझते हैं। अगर आप लिख रहे हो कार्बन 12 AMU, फिर तो ये एक एटम का होगा, समझ रहे हो? अगर आप क्या लिख रहे हो? AMU की फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, फिर वो एक एटम कार्बन का वेट होता है। ठीक है, यानी एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12 AMU पर एटम। क्लियर? बट लेकिन अगर आप इसके आगे ग्राम लगा देते हो, उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, फिर वो एक एटम का नहीं होता, फिर वो 1 मोल का होता है। किसका होता है वो? 1 मोल का। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा आप लोग यूनिट क्या लिखोगे? मोल इनवर्स। तो ये जितने भी मैंने लिख रखे हैं एटॉमिक मास, हर एक के आगे ग्राम लगाओगे तो साथ में क्या लगाना पड़ेगा? मोल इनवर्स। यानी कि अगर प्रवीण जी मैं आपसे बात करूं तो ये जो 1 मोल है, समझ रहे हो, ये अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो 12 के आगे क्या लगाना पड़ेगा? ग्राम। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, पहले समझना एक बार, नहीं आए तो मुझसे दोबारा बात करना।
1 मोल इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? एटॉमिक मास के। लिख सकता हूं जैसे कि अगर मैं बोलूं कार्बन का 1 मोल है, कार्बन का 1 मोल कितने ग्राम होगा? 12 ग्राम। क्लियर सबको? तो ये मैं रब करता हूं बेटे। अच्छा, एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम। अब आप लोग देखो एक बार बोर्ड की तरफ, कितना सिंपल कंसेप्ट बन गया है कि 1 मोल में एवोगैड्रो के इक्वल एटम्स होंगे और 1 मोल एटम्स का जो वजन होगा किसके इक्वल होगा? उसके एटॉमिक मास के। और ये कौन है? एटॉमिक मास, बट साथ में क्या लिखना पड़ेगा? ग्राम। क्लियर सबको? अब ये तीनों के तीनों इंटरकनेक्ट हो गया आपस में, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ये हमारा यहाँ तक का काम बना। अब बताओ पहले इसमें किसी को डाउट हो? श्योर? चलो आगे। अब बेटा इधर देखना ध्यान से, इसमें ना कई बार आपको वेट लिखा मिलेगा। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं? मास और वेट पैरेलल यूज करते हैं। जैसे फिजिक्स में आप लोग W = mg करके गड़बड़ कर देते हो, हम नहीं करते। केमिस्ट्री वाले क्या बोलते हैं? मास इज इक्वल टू वेट, वेट इज इक्वल टू मास। हमारे लिए दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे एटॉमिक वेट भी लिख सकते हो, एटॉमिक मास भी लिख सकते हो। अब अगर मैं बोलूँ 1 मोल इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दैट, हो गया यहाँ तक। अब इसके ना पैरेलल एक और सिस्टम यूज होता है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे 1 मोल लिखा, 1 मोल के पैरेलल एक चीज और लिखते हैं हम लोग। लेट अस सी क्या लिखते हैं, इधर देखना। 1 ग्राम मोलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम मोलिक्यूल्स जो है वो कोई अलग चीज नहीं है। अब है क्या यहाँ पे कि साइंटिस्ट के दो आप लोग बोल सकते हो कैटेगरी है। एक कैटेगरी वाले मोल की भाषा में बात करना पसंद करते हैं, तो वो लोग तो मोल बोलते हैं इसको, भाई 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम एंड 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। और लेकिन जो दूसरा ग्रुप है दे यूज द वर्ड ग्राम मोलिक्यूल्स। तो अकॉर्डिंग टू देम 1 ग्राम मोलिक्यूल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर एंड 1 ग्राम मोलिक्यूल इज इक्वल टू दिस। तो बोथ आर सेम एंड दे आर यूज्ड इन पैरेलल, पैरेलल में यूज होते हैं दोनों। इसलिए मैं चारों को आपस में क्या कर सकता हूँ? इंटरकनेक्ट कर सकता हूँ। ये मैंने कर दिया, ये आ गया हमारे पास। तो अगर अब आप बोर्ड की तरफ ध्यान से देखें तो मैं क्या बता सकता हूँ कि 1 मोल लेट करो। अब आप स्टडी कर रहे हो किसी भी एलिमेंट को, तो भाई जसमीत कौन सा एलिमेंट पसंद करोगे? बताओ बेटे। एलिमेंट वो पसंद करना जिसमें फिलहाल एटम हो, यानी उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हो वो एटम हो, मॉलिक्यूल ना हो। करो सिलेक्ट, बढ़िया से करो, कुछ महंगा सा। महंगा सा तो कौन है यहाँ पे? फिलहाल सिल्वर ही है, ठीक है, बाकी तो सस्ते ही हैं सारे। तो लेट करते हैं, यूज करते हैं सिल्वर। अब बेटा लेट कर हमारे पास उसने लिखा कि Ag इज इक्वल टू 108 ग्राम, यानी सिल्वर 108 ग्राम। तो मेरे को बताओ 108 ग्राम सिल्वर इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल। क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब इसके आगे ग्राम लगा देते हो आप, फिर ये एक एटम का वजन नहीं रहता, कितने का हो जाता है? 1 मोल का हो जाता है। क्लियर सबको? अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना यहीं पे इसको सोल्व कर दें। तो अब 108 ग्राम का मतलब हो गया 1 मोल, और 108 ग्राम सिल्वर में कितने एटम होंगे? एवोगैड्रो के इक्वल। और एवोगैड्रो कितने ग्राम मोलिक्यूल्स के इक्वल होगा? 1 ग्राम। यानी 108 ग्राम में कितने ग्राम मोलिक्यूल्स हुए? 1 ग्राम। और 1 ग्राम मोलिक्यूल में कितने मोल होंगे? तो ये चारों आपस में इंटरकनेक्ट है। अब जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, उससे पहले एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इनको सर्कल कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ मोल को सर्कल कर दिया, यहाँ पे मैंने किसको सर्कल कर दिया? एटम्स को। यहाँ मैंने किसको सर्कल कर दिया? ग्राम मोलिक्यूल्स को। और यहाँ मैंने सर्कल कर दिया ग्राम। अब ये मेरे से यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैं ग्राम एटम्स कर, वेरी आगे समझ। तो ये मैं चेक कर रहा था, ठीक है, कि आप लोग इसको पकड़ोगे या नहीं। तो ये टीचर इज ऑलवेज राइट, ठीक। तो आपने बहुत अच्छा पकड़ा, मैंने जानबूझ के लिखा था, तो बहुत अच्छा बताया आपने। तो यहाँ पे क्या आना था? 1 ग्राम एटम्स। चारों चीजें पता लग गई आपको? कोई डाउट इसमें? अब मैं ना न्यूमेरिकल करा रहा हूँ इसका एक। आज सिल्वर के अकॉर्डिंग करके देखते हैं, ठीक है। उस दिन हमने जब पहले किया था तो कार्बन के अकॉर्डिंग किया था। एक लिखो मेरे लिए क्वेश्चन, और साफ साफ लिखना बिल्कुल। देखिए, अगर मान लीजिए कोई पहली बार कर रहा है मोल कंसेप्ट, तो फेयर में चले, ठीक है जी। और किसी ने पहले कर रखा है तो वो रफ में करना। देखो, कैलकुलेट number of atoms, calculate number of atoms in
54 ग्राम ऑफ सिल्वर इन 54 ग्राम ऑफ सिल्वर। एजी लिखो, सिल्वर एजी होता है, ठीक है। अब एक बार के लिए इधर देखना बेटा ध्यान से, सारे काम छोड़ दो एक सेकंड। एक क्वेश्चन मेरा, उसके बाद सब आपके हैं। मैंने कहा कि 54 ग्राम ऑफ सिल्वर, और करना क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। अब बेटा इधर मेरी बात सुनना ध्यान से। यहाँ पर जो मैंने 4 वर्ड मार्क किए थे, हर क्वेश्चन में 2 वर्ड गिवन होगा, एक निकालना होगा, एक की वैल्यू दी होगी। तो पहले तो आपने सर्कल कर लेना है कि यार यहाँ पे चारों वर्ड में से कौन से 2 वर्ड मिल रहे हैं। तो मेरे को यहाँ पे मिला ग्राम, तो मैंने ग्राम को सर्कल कर लिया। और दूसरा मेरे को मिला बेटे एटम्स, तो मैंने एटम्स को सर्कल कर लिया। क्लियर। अब आपने देखना है कि हमें किसको किस में कन्वर्ट करना है। तो एक तो होती है गिवन वैल्यू, एक होती है टू बी कैलकुलेटेड। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एटम्स। तो जो आप लोग कैलकुलेट करते हो किस साइड रखते हो, राइट साइड। यहाँ पे मैंने रखे एटम्स। क्लियर सबको। तो मैंने यहाँ पे राइट साइड क्या रखे हैं, एटम्स। और मेरे को गिवन क्या है, ग्राम। तो यहाँ मैंने रखना है ग्राम। अब आप लोग अपनी कॉपी में देख के पहला काम यही करिए, देखो 2 वर्ड मिल रहे नहीं मिल रहे आपको, करना हो गया। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 वर्ड है, एक ग्राम और एक एटम्स। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना। अब अपने वाला जो चार्ट है वो माइंड में होना चाहिए। अब मेरे को बताओ, ग्राम के लिए क्या था, एटॉमिक मास, और एटम्स के लिए क्या था, एवोगैड्रो। ये मैंने टिक कर दिया, ये यूज कर, ठीक है। जो इसके पहले वाला नंबर है ना जो टिक है, वो यूज करना है उस सर्कल के लिए। तो ग्राम वाले सर्कल के लिए क्या यूज करना है, एटॉमिक मास, और एटम वाले सर्कल के लिए एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो इधर देखिए ध्यान से। तो ग्राम के लिए अगर हम देखें, एटॉमिक मास कितना है सिल्वर का, 108 ग्राम। अब ये कहानी लिखने में जरूरी नहीं है, सीधा लिख देते हो 108 ग्राम इज इक्वल टू दिस। कितने एटम्स बेटे, एवोगैड्रो नंबर। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, Na/108। ये बोर्ड पे दिखेगा नहीं आपको, मैं थोड़ा सा इधर आता हूँ। चलो अभी तो मैं लिख देता 108। क्लियर। तो हमें कितने में बताना है बेटे, 54 में। 54 में कितने होंगे, Na/108 इंटू कितना हो गया बेटा, Na/2। तो आपका आंसर आ जाएगा Na/2। हो गया, तो डाउट इसमें। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, मेरे को करके दिखाओ, ठीक है जी। अच्छा एक चीज, जो बच्चे नए पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो बेशक ऐसे ही करना, लेकिन जो पुराने बच्चे तो उन्हें चार्ट नहीं देखना बोर्ड से, आपके माइंड के अंदर चलना चाहिए, ठीक है ना। लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। मैंने इकट्ठा बोला है, अलग अलग नहीं बोला। ग्राम एटम्स प्रेजेंट इन 127 ग्राम, 127 ग्राम ऑफ कॉपर। कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स प्रेजेंट इन 127 ग्राम ऑफ कॉपर। देखो बेटे, पहले स्टेप वाइज, पहले 2 वर्ड्स देखो कौन से मिल रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं, अब उसके अकॉर्डिंग चलो। अच्छा ग्राम के लिए टिक देखो कौन है आगे, एटॉमिक मास चेक करो वहां से जाके। बिल्कुल। अच्छा भैया देख, ग्राम एटम के लिए टिक कौन है, 1 लिख दो। वन के लिए यहाँ 1 है, यहाँ 1। 60 तेरी प्रॉब्लम मैथ्स है। अब इधर देखना है ध्यान से। हो गया। हाँ बेटा, क्या नाम है, प्राची, वेरी गुड। क्या आंसर आया, बहुत ही अच्छा। इधर देखिए ध्यान से, इधर देखो एक बार बोर्ड की तरफ। अब यार मैंने जो आज आपको कैलकुलेशन देनी है ना, कटने वाली देनी है, सिंपल आंसर आएंगे। 63.52 जा 127 ही होता है, समझ रहे हो, जिसके चक्कर में तुम बैठे हो। इधर देखो पहले ध्यान से, 2 वर्ड कौन से थे मुझे बताओ। इधर ग्राम एटम, और इधर कौन था बेटे, ग्राम।
अब ग्राम के लिए कौन था टिक, ओ सर्कल कर दिया मैंने, भी पजल हो गया। एटॉमिक मास था टिक, तो एटॉमिक मास कितना है इसका, ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम्स। अब बेटा यहाँ 1 आ जाता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1563.5। तो मैंने कितने में पूछा था, 127 इंटू कितना आ गया आपके पास, 2 ग्राम एटम्स आ गया आपके। अब अगला जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें मैं चेक करूंगा कि आप कितने स्मार्ट हो। लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 2 ग्राम एटम्स ऑफ कॉपर। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 2 ग्राम एटम्स ऑफ कॉपर। सिंपल, क्योंकि यार ग्राम एटम और मोल्स पैरेलल होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। तो जितने ग्राम एटम्स होते हैं उतने क्या होंगे, मोल्स हो गए। 2 ग्राम एटम में कितने मोल होंगे, 2 ही मोल होंगे, ज़्यादा कहाँ से हो जाएंगे। तो मैं मान लूँ आपको आ चुका है एटम्स वाला कंसेप्ट। अब मैं सीधा मोलिक्यूल वाले पे चलता हूँ, ठीक है जी। तो मैं इसके ऊपर और टाइम नहीं वेस्ट करता, ही आपको आ गया। अब बेटे इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मोल कंसेप्ट फॉर मोलिक्यूल। अच्छा एक बार इधर देखना, मेरी बात सुनना बेटा। जैसे अगर आप यहाँ चेक करो, इनमें से मोलिक्यूल्स किस किस के, अब देखो कोई भी जो आपके पास एलिमेंट होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती है। वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एटम भी हो सकती है और मोलिक्यूल्स भी हो सकता है, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस। अब जैसे अगर मान लो मैं यहाँ बात करूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H की फॉर्म में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, H2। इसकी जो बेसिक यूनिट होगी H2 होगी, और H2 कोई एटम नहीं होता है, H2 तो मोलिक्यूल होता है, ठीक है। बट लेकिन अगर मैं तुमसे बात करूँ हीलियम, हीलियम कौन होता है, बेशक ये गैस है बट लेकिन ये नोबल गैस होती है, तो ये मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो हीलियम He की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इधर आ जाओ, लिथियम मेटल है, एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास जो गैसेज होती है ना, ज़्यादातर ये जो गैसेज होती हैं हमारे पास, ये गैसेज किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, मोलिक्यूल की फॉर्म। किसमें एग्जिस्ट करेंगी, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अब आपने ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। बट लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि एल्यूमिनियम, Al एटम की फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। तो अब हमारे पास कुछ के केस में तो एटम है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, तो वहाँ तो पिछले वाला कंसेप्ट लग जाएगा। और लेकिन कुछ के केस में कौन है, मोलिक्यूल से, तो फिर उसके लिए मोलिक्यूल वाला चाहिएगा। और मोलिक्यूल वाली ज़्यादातर कौन है, गैसेज। और गैसेज किस में एग्जिस्ट करती है, वॉल्यूम में। वैसे तो ग्राम बना सकते हो लेकिन वॉल्यूम होती है उनकी, ठीक है जी। फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखो 1 मोल का मतलब बताओ बेटे मेरे को पहले की तरह। एवोगैड्रो नंबर क्या था, 6.022 इंटू 10⁻⁴ मोलिक्यूल्स, ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, एक बार फिर मैंने प्रूव कर दिया कि एवोगैड्रो जो है किसी की प्रॉपर्टी नहीं, आयंस होता तो आयंस के लिए लिख देते। अच्छा इधर बताओ, अब मोलिक्यूल जैसे अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मान लो मैंने H2 लिखा, तो H2 एटम तो नहीं है, H2 तो कौन है, मोलिक्यूल। तो इसका मोलिकुलर मास निकलता है, क्या निकलता है इसका, मोलिकुलर मास। एटॉमिक मास का सम होता है जितने भी एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे H का एटॉमिक मास कितना है, अगर आप देखो 1 क्या ग्राम, साथ में क्या लिखना पड़ेगा, मोल। तो यहाँ पे मास कितना आ गया, यानी ये जो 2 ग्राम लिखोगे ये एक मोलिक्यूल का नहीं है, 1 मोल मोलिक्यूल का है। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मोलिकुलर मास। और मोलिकुलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम। अब आप देख लो इधर, अगर मैं बोलूँ ये 2 ग्राम कितने का है, 1 मोल का है, यानी जो ग्राम और मोल वो रिलेटेड है आपस में। क्लियर, वही पहले वाली चीज, ये मैंने रब कर दिया इधर से। फिर मोल के पैरेलल दूसरे साइंटिस्ट क्या यूज करेंगे, 1 ग्राम मोलिक्यूल्स। ये देखो चारों फिर से क्या हो गए, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो गए, ये चारों रिलेटेड है एक दूसरे का, ये डन। बट लेकिन बेटे इस केस में ना एक 5वीं चीज और भी होती है, क्योंकि अभी मैंने बताया
हाँ बेटा चेतना, तो अब मेरे को बताओ यहाँ पर जो मैंने टिक कर रखे हैं किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो गैसेस की फॉर्म में, तो इनकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ इसे देखो ध्यान से। जब आप लोग मैंने आपको एक वो पढ़ाई थी एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ में मैंने एप्लीकेशन कराई थी, तो उसमें एक एप्लीकेशन हमारे पास आई थी कि किसी भी गैस का जो 22.4 लीटर होता है वो हमेशा उसके मोलिकुलर मास के बराबर होता है। तो यानी कि जो मोलिकुलर मास है वो इन सब के बराबर है, तो यानी वो जो वैल्यू मैं बोल रहा हूँ वो भी इनके इक्वल होगी। तो मैं यहाँ पे 5वीं वैल्यू लिख रहा हूँ और वो क्या होगी बताओ बेटे, 22.4 ऑफ अ गैस। अब बेटे आपने एक चीज का ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया STP, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी टेम्परेचर पे उठा के 22.4 लीटर ले लो और बोलो ले भाई मोलिकुलर मास के इक्वल हो जा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए वो गैस की कंडीशन बदलनी पड़ेगी। उसको कौन सी कंडीशन पे लाना पड़ेगा, STP की कंडीशन पे। STP बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। अब इधर सुनना ध्यान से, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना आता है 0 डिग्री और प्रेशर कितना आता है हमारे पास 1 बार। एक्चुअल तो 1 बार होता है, लेकिन इसके पैरेलल आजकल 1 एटमॉस्फेयर +1 में यूज करने हैं तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। एक्चुअल में ना बार में होती है वैल्यू 0.987 बार, वो फिर आने वाले टाइम में आपको बताएंगे, ठीक है। तो इतना आप लिख सकते हो। चलो आगे, अब फिर वही पहले की तरह इस बार मैं जाना चाहूंगा, क्या नाम है बेटा, आदित्य के पास। आदित्य, यहाँ से मैंने मोल को सर्कल कर लिया, यहाँ से किसको करूँ, अरे वेरी गुड यार, यहाँ से किसको करूँ, लीटर को, यहाँ से और यहाँ से। अच्छा इसका टिक क्या होगा, 1, इसका टिक क्या होगा, इसका टिक क्या होगा, इसका टिक क्या होगा, और इसका टिक क्या होगा, क्लियर सबको। अब तो और भी इजी हो गया कि पहले तो सर्कल वाला लिखेंगे, लेफ्ट राइट फिर टिक वाला, और फिर जो पूछा है। अब एक क्वेश्चन करो आप लोग, करो इस बार पहले। कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules present in, calculate number of molecules present in 16 ग्राम of oxygen, 16 ग्राम of oxygen। अच्छा बेटे पहले मेरी बात सुनना इधर, सिमरन, ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटे, गैस तो करता है पर लेकिन स्टेट पूछ रहा हूँ, डायटोमिक, मोनोटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक, पेंटाटोमिक। तो जहाँ मैंने लिखा ना कैलकुलेट, जो भी ऑक्सीजन के ब्रैकेट में O2 कर लो, अब आपको पता लग जाएगा कि इस केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है कौन है, वो हमारे मॉलिक्यूल्स है। अब एक बार अपने आप करो क्वेश्चन, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। पहले तो दोनों वर्ड सर्कल करो, सर्कल करने के बाद जो निकालना है वो राइट, दूसरी गिवन चीज लेफ्ट। अब जो टिक वाला है वो रखो आगे, फिर कैलकुलेट कर दो। अब बताओ यार मोल कंसेप्ट है कुछ, खुशबू आ गया समझ, वेरी गुड। क्या नाम बेटा, आयुष अरोड़ा, आ गया समझ। इधर देखिए आप ध्यान से, अरे वाह भाई वाह, नींद तो संडे को ही सोल्व करता है क्वेश्चन बस। तो इधर देखिए ध्यान से, तो क्या था हमारा क्वेश्चन, बताना मुझे। कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स, तो मैंने इधर रख दिए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, ये आ गया ग्राम। अच्छा ग्राम के लिए टिक कौन था, O2 के फॉर्म में है, तो कितना हो गया 32। लो फिर 32 ग्राम इज इक्वल टू मोलिक्यूल के लिए टिक कौन है, Na लिख दूं, एक के लिए कितना हो जाएगा, मैंने कितने के लिए पूछा है, Na/2 आ गया। अपना एक वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको इस बार जो आपका पेपर है उसमें देखने को मिलेगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। एक काम करो, एक वर्ड और लगा दो, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड इंडिविजुअल नंबर ऑफ एटम्स। Calculate total number of atoms and individual number of atoms
ऑफ एवरी एलिमेंट, ऑफ एवरी एलिमेंट। अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, सस्ता नहीं देता आप, ठीक है। प्रेजेंट इन 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज। अच्छा सुक्रोज बेटा ये जो शुगर हम खाते हैं ना, केन शुगर बोलते हैं, उसको बोलते हैं C12H11, ठीक है। अब पहले मेरी बात सुनना, भी खुद नहीं करना, एक बार मेरी बात सुन, इसको मैं रब कर रहा हूँ वरना ना फिर दिखाई नहीं देगा। ये मैंने रब। अच्छा बेटे पहले तो मैं तुम्हें पढ़ के बताओ, यहाँ पे मैंने जो तुम्हें कंपाउंड दिया है वो कौन है? सुक्रोज। क्या फॉर्मूला है उसका? उसकी जो सिंगल यूनिट होगी, एटम हो गया, मॉलिक्यूल होगी। सिंगल यूनिट पढ़ो उसकी क्या होगी? C12H22O11 की सिंगल यूनिट क्या होगी? मॉलिक्यूल होगी यार, एटम थोड़ी हो सकती है भाई। वो एज एक क्या एग्जिस्ट कर रहा है? कंपाउंड। तो कंपाउंड में तो एलिमेंट भी हो सकता है, समझ रहे हो, जो बना है जिससे मिलके, और मॉलिक्यूल भी। तो ये मॉलिक्यूल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि मैं लिख के रख देता हूँ एक बार, C12H22O11। अब मैंने पूछे तो आपसे एटम्स हैं और ये है कौन? मॉलिक्यूल। तो हमें पहले क्या निकालने पड़ेंगे यहाँ पे? मॉलिक्यूल्स, क्योंकि डायरेक्ट एटम्स नहीं निकल सकते इस केस में, क्योंकि C12H22O11 एटम नहीं है, वो तो मॉलिक्यूल है, समझ रहे हो। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ मैंने एटम्स वर्ड लिखवाया था वहाँ पे हल्का सा यूं कट करके उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स लिख लो अपनी सुविधा के लिए, ताकि हमें पजलिंग ना हो। पूछेंगे तो एटम्स ही पेपर में हो, लेकिन एक बार के लिए उसको मॉलिक्यूल निकालते हैं, ठीक है। अब मेरे को बताओ दो वर्ड देखो कौन से आए हैं, एक बार जल्दी से। ग्राम एंड मॉलिक्यूल। हमने मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लिया, निकालना क्या है? एटम्स तो छोड़ दो अभी, मॉलिक्यूल्स। क्या निकालने हैं? क्योंकि मैंने क्या वर्ड करा दिया एटम्स को क्रॉस करके। अच्छा निकालने हैं जो वो आगे राइट साइड क्या है बेटे यहाँ पे, और यहाँ कौन आ गया? अच्छा ग्राम के लिए टिक कौन होता था, याद करो, इसका निकाल लो फिर मोलर मास। आपको याद होना चाहिए, वैसे मैंने करवाया है, फिर भी एक बार कर लो। 342 कितना होता है यहाँ पे? 342। कैसे होगा इधर देखो बेटे, कार्बन का एक का 12 है, 12 × 12 144, ऑक्सीजन का 1 × 22 22, इसका 176। जब इसका सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 342 है। डन। चलो आगे। अब इधर अब मेरे प्यारे बच्चों जो नए आए हैं, खासकर ग्राम के लिए टिक कौन था? मोलर मास। और मोलर मास कितना हो गया? 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल्स? एन लिख देता हूँ, मॉलिक्यूल्स उसी में ही आ जाता है। एक में कितना होगा बेटे? एन बाय, और मैंने कितने में पूछे हैं? 3.42 में एन बाय कितना आ गया? 100। इतने मॉलिक्यूल्स हो गए आपके पास। अब मुझे एक बार ये बताओ बेटे, एक मॉलिक्यूल के अंदर, ये मैंने रब कर दिया इधर देख, एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एटम्स हैं? 12 तो ये है, 22 ये है, 11 ये है, सबका सम कर दो। 34 तो ये हो गए और 11 ये क्या, तो 45 हो गए। और मेरे को बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स आ गए? Na/100 इंटू 45। तो ये टोटल एटम्स आ गए। सोल्व करना आपका काम है इससे। फिर मैंने क्या पूछा आपसे, इतना समझ आ गया बेटे? इसके बाद मैंने पूछा इंडिविजुअल नंबर ऑफ एटम्स। पहले तो यहाँ तक कर लो, किसी का रह गया हो तो मैं 1 सेकंड वेट कर लेता बेटा। प्लग, वेरी गुड, हो गया। इधर देखो ध्यान से, इधर। अब मैंने आपसे पूछे हैं कि इंडिविजुअल पूछा है मैंने, इधर देखो ध्यान से। अब ये मॉलिक्यूल से टोटल जो आपका नंबर आया है, ठीक है जी। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 12। तो इतने में कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 12। तो मेरे को बताओ नंबर ऑफ
कार्बन एटम्स कितने हो गए कार्बन एटम्स Na/100 इंटू 12। अच्छा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताओ Na/100 इंटू और ऑक्सीजन बताओ Na/100 इंटू आ गया समझ सबको। तो डाउट इसमें बेटे तो ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे इसके क्वेश्चंस करेंगे बट उससे पहले एक बार इसको डिटेल पूरा देख लीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।